Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. This show gives you a deep insight into the life, career and vision of a leading personality. And the leading personality this time is a very prominent leader. He's the president of Lok Jan Shakti Party and of course somebody who is really well known in Bihar and has somebody to do a lot with Bihar politics. Welcome to the show, Paswan ji. हम एक ऐसे नेता से आज बात कर रहे हैं जिसका अगर हम जीवन संघर्ष देखें, यहाँ तक पहुँचने की जो सीढ़ियाँ आपने तय की हैं वो काफ़ी रोचक ही नहीं, काफ़ी प्रेरणादायी भी है। तो हमें बताएं कि शुरुआत कैसे की आपने, गांव का वो जो जीवन था। देखिए, मेरा जो गांव है वो अभी भी 4 नदी से घिरा हुआ है, शहर बन्नी, और उसके उत्तर में जाइएगा तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। बगल में जो है उत्तर और दक्षिण के बीच में जो है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है। पूरब जो है वो सहरसा डिस्ट्रिक्ट है और हमारा घर जो है वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट का है, चारों तरफ से नदी है, नदी के उस पार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं था, अभी भी रास्ता नहीं है वहाँ, क्योंकि जो कोसी का इलाका है, कोसी के इलाके के कोसी नदी जो है सबसे भयंकर नदी मानी जाती है। तो उसके बीच में हमारा गांव था। तो हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, कोई मिडिल पास भी नहीं था। और स्कूल शायद आपको नदी पार करके जाना पड़ता। तो उसके बाद जो है तो बाबूजी हमारे कबीरपंथी थे, और लेकिन पता नहीं उनका जो है क्या विजन था। वो शिक्षा के मामले में बहुत चाहते थे कि बच्चों को पढ़ावें। तो ये कन्हैया लाल मास्टर थे, तो उनको उन्होंने अपने घर पर ला करके रख लिया कि बच्चों को पढ़ाइए। तो फिर जगमोहरा स्कूल है, जगमोहरा गांव है, तो हमारे घर से करीब 4 साढ़े 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चतुर्थ श्रेणी में 4th क्लास में जो है वहाँ एडमिशन हुआ, तो मास्टर साहब साथ में ही जाते थे। तो 2 नदी पार करना पड़ता था। रामविलास जी, जो आप कहानी बता रहे हैं कि वहाँ अगर बहुत सारे लोग जो सुन भी रहे होंगे, वहाँ से जहाँ पर आपने स्कूल की पढ़ाई ऐसे तरह से की जहाँ पर आप नदी पार करके स्कूल जाते थे, और उसके बाद तमाम तरह की सामाजिक समस्याएं जो आपने आप सामने देखी, आज जब आप पीछे देखते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, हर चीज़ पीछे के आप कष्ट से भी निकलें या किसी चीज़ से निकलें, पीछे जब देखेंगे तो अच्छा लगता है। ऐसा क्या हुआ कि फिर कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं राजनीति में इतना बड़ा नाम है आप, वो जो जिसको हम कहते हैं नींव है उसकी, वो कहाँ से शुरू? वहाँ से देखिए, उसके बाद फिर हम चले आए मेघोना 6th क्लास मिडिल स्कूल वहाँ से किए। फिर चले आए खगड़िया में जो है हॉस्टल में रहते थे। तो असल में रियल लाइफ हमारा शुरू हुआ खगड़िया से। लेकिन क्या हॉस्टल में आपको सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना? नहीं, हॉस्टल में पहला था कि जो हम पहले तो हॉस्टल में हम रहे, कल्याण छात्रावास में रहे। तो कल्याण छात्रावास में रहे तो वो तो वेलफेयर हॉस्टल था, शेड्यूल कास्ट के लड़के रहते थे। लेकिन जब हम वहाँ से कॉलेज में गए तो फिर हम जनरल हॉस्टल में रहना शुरू किए। तो जनरल हॉस्टल में रहे, लेकिन हमने कहा कि हमारे पता नहीं बचपन से ही हमारे पास में कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा नहीं, हम कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं थे। लेकिन वो बिंदु कहाँ पर आया रामविलास जी, जहाँ आपको लगा कि नहीं अब मुझे उठ खड़ा होना होगा, या आपके आदर्श जो बने बाद में? हाँ, तो इसलिए वहाँ भी हम जनरल सेक्रेटरी बने हॉस्टल में। फिर जो मेन हमको संघर्ष करना पड़ा, जब खगड़िया से निकल करके पटना आए, तो पटना में जो हमने छात्रों की समस्या देखी, तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए एक हॉस्टल था, महेंद्रू छात्रावास था, और एक अंसारी हॉस्टल में कुछ लड़के रहते थे। तो वहाँ से हमारा स्ट्रगल का लाइफ शुरू हुआ। तो फिर हमने जो है सो वहाँ, ये बात है 1965 की बात है, 1965 की बात है। तो फिर वहाँ हमने संघर्ष किया, तो एक थियोसॉफिकल हॉस्टल में जा करके रहे। और पहले हम बैठे थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। हाँ, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा सिलेक्शन हो गया, और हमको पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का बहुत शौक था। तो हमने चॉइस रखा पुलिस का, तो डीएसपी में हो गया। लेकिन उसी बीच में फिर चुनाव आ गया, तो हम चले गए फुआ के वहाँ। तो वहाँ सब लोगों ने जो है जिद कर दिया, फिर वहाँ चुनाव लड़ गए। तो चुनाव लड़ गए तो फिर बन गए, एमएलए बन गए। अब हमारे सामने में धर्म संकट था कि हम एमएलए ज्वाइन करें कि डीएसपी में जाएं। बाबूजी की राय थी कि डीएसपी जो है वहाँ क्या कहते हैं कि वो अच्छा पोस्ट है, और हम एमएलए बने थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, डॉक्टर लोहिया की पार्टी से, तो वो हमेशा जेल जाने वाली पार्टी थी।
तो बाबूजी नहीं चाहते थे। तो फिर हमारे एक वर्कर थे लक्ष्मी नारायण आर्ज, उनसे हमने पूछा कि आर्य जी बताइए हम क्या करें, हम बहुत दुविधा में। बाबूजी कहते हैं कि ये करो, हम बाबूजी को बहुत भगवान के समान मानते हैं और ये है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके ऊपर में है कि गवर्नमेंट बनना चाहते हैं कि सर्वेंट बनना चाहते हैं। अच्छा, ये अच्छी लाइन कही आपने। लेकिन गवर्नमेंट में जिसमें आप बने और उसमें भी आपने काम किया सर्विस का ही, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर की बात करें, जयप्रकाश नारायण जो एक बहुत बड़े कद के नेता रहे, किस तरह से उनकी जो राजनीति थी और आज हम राजनीति एक देख रहे हैं जिसको कहते हैं कि मूल्यों पर आधारित राजनीति, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एमएलए बनने के बाद जो है जेपी का मूवमेंट आ गया। फिर जेपी के मूवमेंट में क्या कहते हैं कि हम लोग जेल में रहे, मिसा में बंद रहे। फिर चुनाव का समय आया तो जेपी ने हमको दिया था 10,000 रुपया, उन्होंने दिया था। इसलिए दिया था कि हमको जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली थी। हमको जेपी चाहते थे कि रामविलास जनता पार्टी से लड़े और हमको टिकट हमारे बदले में दूसरे को दे दिया गया था। तो फिर रामसुंदर दास जी को, तो फिर उसके बाद जेपी को जब मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा में आ गए। तो उन्होंने 10,000 रुपया दिया और कहा जा करके तुम नॉमिनेशन दाखिल करो। और उन्होंने एक इब्राहिम थे उनके पीए थे, उनको उन्होंने कहा कि आप एक जो है पोस्टर निकालो और उसमें लिख दो कि जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, मैं नहीं जानता हूं, जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि यहाँ से शुरुआत हुई आपके पूरे एक राजनीतिक करियर की, और इसी बारे में हम बात करेंगे। राइट नाउ यू आर वाचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर रामविलास पासवान। विल कंटिन्यू टू टॉक टू हिम आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। डू कीप वॉचिंग द क्वेस्ट। You're watching the Quest and we are talking to Mr. रामविलास पासवान। हम ये भी जानते हैं कि आपकी बल्कि पत्रकारिता में भी रुचि रही, वहाँ भी आपने थोड़ा अपना योगदान दिया, लेकिन हम बात कर रहे थे उस राजनीति की, और खासकर आप दलित नेता के रूप में बहुत उभर कर आए। तो किस तरह से दलित राजनीति को लेकर आप आगे बढ़े, दलित सेना की शुरुआत की आपने, वो जो पूरा समय था वो किस तरह से? देखिए, बहुत शॉर्ट में कहना चाहेंगे कि हम जब लॉ में पढ़ रहे थे तो हम गाँव गए थे। तो गांव में जो है हमारे यहाँ एक नाम नहीं लेंगे, तो देखे भीड़ लगी हुई है। तो हम वहाँ गए तो देखे एक आदमी को जो है हम लोग चाचा कहते थे, गोविंद चाचा, उसको हाथ पांव बांध करके और मुर्गा बनाए हुए था। तो हमने कहा कि क्या हो रहा है? तो फिर मालूम हुआ कि इसने इनके यहाँ हल जोतने का काम करता था और कुछ पैसा नहीं मिलता था। लड़की बड़ी हो गई तो इन्होंने सोचा कहाँ शादी करेंगे, तो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में जाकर के कुछ पैसा कमाए वहाँ से। फिर 2 साल के बाद गांव लौट गए। उन्होंने एक बार कभी उनको दवाई के लिए पैसा दिया होगा, उन्होंने कहा कि आपका कुछ पैसा है तो ले लीजिए, हम कमा करके आए हैं। उन्होंने देखा कितना पैसा है तो उनको धीरे धीरे लोभ बढ़ने लगा। पहले कहा 200 रुपया लगेगा, फिर कहा 500 लगेगा, फिर कहा 1000 लगेगा, फिर कहा कि नहीं ये सब सूद मूल जोड़ करके 1500 होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी करनी है, हम तो नहीं देंगे। तो वो उन्होंने गांव की बैठक बुला ली, पंचायत बुला लिया, सब लोग उनके पक्ष में थे। और हम उस समय में डीएसपी हमारा हो गया था, तो हम गांव में घूम रहे थे तो देखे भीड़ लगा हुआ। तो लड़कों से पूछा कि क्या हो रहा है? तो उन्होंने बहुत ही एज यूजुअल कहा कि कोई बात नहीं है, कोई एक है गोविंद जैसे हैसिए का गोविंद चमार है, उसने पैसा लिया था और पैसा नहीं दे रहा है, तो इसीलिए जो है। तो हम गए वहाँ जाकर के, पहले तो हमने उनका जो गर्दन में था रस्सी खोला। हमने कहा चाचा क्या हुआ है? तो उन्होंने सारी कहानी बतलाई। हमको गुस्सा भर गया। फिर हमने उनसे पूछा कहाँ है आपका जो इन्होंने पैसा आपने दिया था, कहाँ था? तो फिर उन्होंने एक रजिस्टर जो होता था उसमें का वो ला कर दिया। पहले तो हमने उसको फाड़ करके फेंक दिया। हमारी अपने लाइफ में कभी इस तरह का अनुभूति नहीं हुआ, लेकिन वो जो घटना घटी वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट, हमारे लिए क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट था। और फिर हम जो देखते थे अगल बगल में जितने भी लोग थे, चूँकि जैसा कि हमने कहा कि हम वेलफेयर हॉस्टल में रहते थे, तो इसलिए वहाँ तो सब शेड्यूल कास्ट के ही लड़के रहते थे, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल नहीं था। आगे जिस तरह से हमने आपको आगे बढ़ते हुए देखा कि जिस तरह से आपने चुनाव लड़े और आपका सबसे नाम है कि जिस तरह का रिकॉर्ड आपने हाजीपुर में कायम किया था कि ऐसा लगता था आपको कभी कोई हरा नहीं सकता, और जो आपने काफ़ी सालों तक मेंटेन किया, वो एक ऐसा नेता जो इतना बड़ा नेता था, वो आगे जो आपका करियर फिर रहा, आप मंत्री भी रहे और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे रेल का या केमिकल फर्टिलाइजर का आपने संभाला। तो उस दौरान भी एक जो दलित राजनीति है जिसको आगे बढ़ाने की लगातार बात होती रहती है, वो आप
आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती रही है हमारे और लिए कैसे आपने उस चुनौती रही, और यही कारण था कि 9 अक्टूबर 1983 को हमने दलित सेना का गठन किया। चूँकि हम जब चुनाव जीते थे 77 में, तो बेलछी की घटना घटी थी जहाँ दलितों की हत्या हुई थी, और वहाँ इंदिरा जी स्वयं गई थी हाथी पर चढ़ करके, बहुत फेमस वो कहानी है। फिर वहाँ से आए और हमारा जो पहला स्पीच पार्लियामेंट में लोकसभा में हुआ, वो 14 घंटा तक हमारे जो है प्रस्ताव के ऊपर में डिबेट चला कि दलितों के ऊपर में जुल्म और अत्याचार के संबंध में 14 घंटा तक जो है डिबेट चला। संयोग से क्या हुआ कि 1989 में पहली बार जब हम मिनिस्टर बने, मंत्री बने, तो बीपी सिंह की सरकार थी, और बीपी सिंह से पॉलिटिकली मतलब आइडियोलॉजिकली बहुत ही कमिटेड आदमी थे वो। तो उन्होंने हमको दिया वेलफेयर मिनिस्ट्री, कल्याण मंत्रालय। तो आज जो कल्याण मंत्रालय में है 6 मंत्रालय हो गए हैं। उस समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, महिला, वोमेन, चिल्ड्रेन, और फिर अलग से लेबर भी था। तो ये सारे के सारे गरीब से जुड़े हुए मामला थे, शेड्यूल कास्ट और गरीब से जुड़े थे। उसमें हमको काफ़ी जो क्या कहते हैं कि घूमने का, बात करने का मौका मिला। और वहाँ से जो पूरे आरक्षण की बात आई है, आज नौकरियों में आरक्षण के बाद प्रमोशन तक में बात आ गई, आरक्षण की इस नीति को कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण की नीति को देखिए, हमारी एक तो पहली बात था कि हमारे पास में मंडल कमीशन था, मेरे जी में था, हमारे मंत्रालय में था, बैकवर्ड क्लासेस का मुकामा था। पहले बीपी सिंह जी ने अपनी किताब में भी लिखा है, पहले उन्होंने मंडल कमीशन का जिम्मा दिया था, देवीलाल जी को दिया था। उनको लग रहा था कि देवीलाल जी अपने से करेंगे तो अच्छा रहेगा, सामाजिक सद्भाव रहेगा। फिर उन्होंने हमको, जब 3 महीना में कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने हमको जिम्मेवारी सौंपी, और हमको जिम्मेवारी सौंपी तो हमने 3 महीना के अंदर में हमको पूरा, चूँकि 80 से ही हम लड़ रहे थे मंडल कमीशन के लिए, तो हमने 3 महीना के अंदर में रिपोर्ट क्या कहते हैं कि दे दिया। हमने हमेशा से ये, उस समय में भी हम कहते थे कि देखो इस देश में सामाजिक क्रांति ऊंची जाति के लोगों ने ज़्यादा किया है, भगवान बुद्ध थे। लेकिन उसी राजनीति की बात को आगे बढ़ाऊंगी। आज वो बिल्कुल राजनीति में शामिल है, जिस तरह से आपने देखा एक पॉलिटिकल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और मायावती के नेतृत्व में, और जिस तरह से तमाम इन्हीं सामाजिक मुद्दों को लेकर राजनीति खड़ी हो गई। नहीं देखिए, ये तो राजनीति अपॉर्चुनिस्ट की है, अवसरवादी की राजनीति है। कोई आदमी आइडियोलॉजी की राजनीति करेगा, तो जैसा कि मैंने कहा, भगवान बुद्ध दलित नहीं थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसको कहते हैं, उसके खिलाफ में इन्होंने हमला किया। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण ने किया। ये विवेकानंद कायस्थ थे, लेकिन विवेकानंद ने कहा कि इन गरीबों को इनका अधिकार दे दो, नहीं तो उठेगा तो अपनी एक फूंक से सारी ताकत को उड़ा देगा। बीपी सिंह की बात मैंने कहा, तो इसलिए नहीं, ये नहीं है कि लड़ाई क्या कहते किसी जात के लोगों ने लड़ा है, और हम लोगों का एक जो है सोशलिस्ट मूवमेंट से निकले, तो विचार का संबंध जो है खून के संबंध से ज़्यादा गाढ़ा होता है। नहीं, लेकिन आपको एक पार्टी भी बनानी पड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी, और उसमें फिर आप एक अलग से उन्हीं मुद्दों को लेकर बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ, नहीं देखिए, उसमें हम बतलाते हैं कि इसलिए हमने किया कि हमारा लोक जनशक्ति पार्टी बनाने का एक अलग मकसद था। चूँकि हमने देखा कि कोई भी इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, नियत की कमी है। हम जो याचक बने हुए हैं, हर पॉलिटिकल हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे तो टिकट के लिए भीख मांगो कि फलना आदमी को टिकट दे दो, चिल्ला आदमी को टिकट दे दो, तो हम क्यों नहीं अपने आला कमान बन सकते हैं। हमारी बचपन से ही रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको सबसे बड़ी चीज़ जो रहनी चाहिए, जो आपने कहा इंस्पिरेशन, कि जो क्या आपका जो तबका है, जो नीचे है, तो हमारा जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि जो रहा है थॉट, वो ये रहा है कि गरीब को जो है ऊंचा विचार रखना चाहिए। जैसे दिक्कत क्या है कि जो आज दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका विचार मर चुका है। उनसे पूछिएगा तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, तो झाड़ू लगाने वाला बनेगा। तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, नहीं, यदि हम नहीं भी उठावें, लेकिन उसके दिमाग में यदि आ जाए कि मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये सोच, उसमें जो है सोच को बड़ा रखना चाहिए। और वही कारण था हमारी पार्टी बनाने का, कि हमारा जो सोच था कि हमको लगता था कि हम अपनी सोच के मुताबिक जब तक हम पार्टी नहीं बनाते हैं, तब तक जो है हम जो हमारा जो, इसलिए अभी तक जितने भी मंत्रालय आए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, चाहे क्या कहते हैं कल्याण मंत्रालय हो, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे ये संचार मंत्रालय हो, या कोयला हो, या खान हो, या अभी क्या कहते हैं कि स्टील था, फर्टिलाइजर था, केमिकल था, फार्मास्यूटिकल, ये सारे मंत्रालय को हम लोगों ने डील किया। और उसमें हमने कोशिश किया कि जो गरीब लोग हैं, 57,000 कैजुअल लेबर थे, गरीब लोग थे, रेलवे में परमानेंट किया,
संचार में जाकर के सबको परमानेंट करने का काम किया, कुली को भी गर्म कपड़ा देने का काम किया। तो ये जो इसी नीचे तबके को आगे उठाने का जो आपने काम किया, लेकिन उसी राजनीति और कई और मुद्दों पर अभी हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बट अभी कहीं नहीं जाएगा। हम बात करें रामविलास पासवान जी से। So as you're watching the Quest right now and we are talking to Mr. रामविलास पासवान, कई सारे जो अभी ज़रूरी मुद्दे उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। आपने समाजवादी पार्टी की बात की थी, एक तो मुजफ्फरनगर का मुद्दा है, और फिर बिहार पर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब राजनीति, शायद लालू प्रसाद जी जिस तरह से उनको अब सज़ा भुगतनी पड़ रही है, राजनीति जो बिहार की वो एक नया डायमेंशन आयाम लेगी। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक पहली बात है कि राजनीति में कोई नया डायमेंशन नहीं आता है। होता क्या है कि जो सोशल दुर्भाग्य से ये देश कास्ट के लाइन पर चलता है, और ख़ास करके बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो उसी लाइन के ऊपर में ज़्यादा निर्भर करता है। तो बिहार में जो हम लोगों का वोट है, लालू जी का जो आरजेडी का वोट है, ये लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों का हमारा एक तालमेल है, आपस में अलायंस है। वो अलायंस हमारा कायम रहेगा, वो आज भी रहेगा और रहेगा, उसमें कोई बदलाव चाहे कहते हैं कि नहीं आएगा। और जो वोट का बिखराव होगा वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों जो एनडीए में थे, तो वो वोट का डिवीजन होगा। ये वोट इंटैक्ट रहेगा। पिछली बार उतना इंटैक्ट नहीं था जितना, चूँकि 5 साल तक हम लोग आपस में लड़ते रहे, फिर एकाएक चुनाव में गए, तो ये वोट अपने जगह पर इंटैक्ट रहेगा, एकदम बिल्कुल चट्टान की तरह रहेगा। और जो वो वोट है उसमें डिवीजन होगा। और इस दो बार ये बात सही है कि जो एनडीए का वोट था उसमें से 60% जाएगा वोट बीजेपी के पास में, 40% क्या कहते हैं जाएगा जनता दल यू के पास में। केंद्र की और नीतीश कुमार की कहीं नजदीकी कही जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, हमको नहीं लगता है कि इसमें अभी कुछ बहुत प्री मैच्योर्ड होगा कुछ कहना, चूँकि केंद्र की अपनी राजनीति है। केंद्र को भी सारे चीज केंद्र में देखेंगे तो उनके जितने लीडर्स हैं उनका अलग अलग, दिग्विजय सिंह का अलग बयान आ रहा है कि कौन रियल उनका एलाइज है। चूँकि अब 18 साल तक, आप 17 साल तक रहिए आरएसएस के गोद में, तो एक दिन में 80 चूहे खा करके बिल्ली चली हज करने के लिए, तो एक दिन में तो आप सेकुलर नहीं बन सकते हैं। 2002 में हमने यही गोधरा के सवाल पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में हमने इस्तीफा दिया था, तो नरेंद्र उस समय में तो नीतीश कुमार हमारा क्रिटिसाइज कर रहे थे। 2000 वही मोदी आ गए, जिसकी वजह से भी बोलना चाहूंगी कि फिर अब हम बात करें नीतीश कुमार की, उनकी पार्टी अलग हुई, मोदी जो नए आ गए वो एक नया फैक्टर है। देखिए वहाँ बिहार में उसका इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि बिहार के जो मुस्लिम हैं उनको मालूम है कि बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा है। एक समय में अटल बिहारी वर्सेस होता था अडवाणी, अब अडवाणी वर्सेस नरेंद्र कुमार मोदी। तो ये जो जनता दल यू के लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, ये अडवाणी बीजेपी में हैं, तो उनकी राजनीति कर रहे हैं। कल यदि मानते हैं, यदि इनको हम मान करके चलते हैं कि बीजेपी का मतलब आरएसएस है, आरएसएस का जो निर्णय होता है वो बीजेपी के ऊपर में लागू होता है। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस ही सारा कंट्रोल कर रही है, यही बात आप कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए उसमें व्यक्ति को चुनना कि अडवाणी प्रधानमंत्री बने तो हम उसको समर्थन करेंगे और मोदी प्रधानमंत्री बने तो हम विरोध करेंगे, ये हमारे दिमाग में कहीं जचता नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात पढ़ी थी मैंने कि जहां तक अब कांग्रेस में नेतृत्व की और यूपीए की बात अगर करें तो आप किस तरह से देख रहे हैं यूपीए के साथ अपना जो संबंध? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि यूपीए दो ही धुरी रहेगी, एक यूपीए रहेगा, एक एनडीए रहेगा। थर्ड फ्रंट का कहीं सवाल नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट का सवाल नहीं? बिल्कुल नहीं, थर्ड फ्रंट का इसलिए कि चुनाव के बाद, देखिए असली राजनीति शुरू होगी चुनाव के बाद। चुनाव के पहले हो सकता है कि बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा वोट मिल जाए, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में कौन लोग जाने वाले हैं? सिर्फ अकाली दल और शिवसेना। अब उधर से आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी है, जाएंगी कि नहीं जाएंगी हमको नहीं लगता है। लेफ्ट पार्टीज हैं, जाएंगी कि नहीं जाएंगी हमको नहीं मालूम है। बिहार में चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, ये तीनों तो जाने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम सिंह यादव जाने वाले नहीं हैं। डीएमके, ये डीएमके एक तरफ में जाएगा तो दूसरा दूसरी तरफ में रहेगा। तो जो पोस्ट अलायंस है चुनाव के बाद का है, तो बीजेपी के साथ में कौन जाएगा? तो लोक जनशक्ति पार्टी अब जबकि चुनाव आने वाले हैं तो क्या अपनी रणनीति रखेगी? नहीं, हमारी रणनीति है कि हम कॉमनल फोर्स, चूँकि हम बीजेपी के खिलाफ में शुरू से लड़ते रहे हैं, हम बीजेपी की जो कॉमनल फोर्सेस हैं उनके साथ में नहीं जाएंगे। जो सेकुलर पार्टीज है उस पार्टी में जाएंगे, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी राय है कि कांग्रेस पार्टी को भी जो अलायंस है हम लोगों का, सेकुलर अलायंस है, उसके साथ में रहना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? एक बात चलती है कि कहीं वो नेतृत्व बहुत जल्दी, ऐसी बात चलती रहती है। नहीं, अब जल्दीबाजी क्या ना, राहुल गांधी काफ़ी दिन से राजनीति में आ चुके हैं, उनका अनुभव क्या कहते हैं काफ़ी हो चुका है।
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से शुरू किए, कार्यकर्ता के हैसियत से शुरू किए, गांव-गांव में गए, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर अभी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, समय समय पर स्टैंड भी क्या कहते हैं कि लेते हैं। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है या नेतृत्व का सवाल है, हमको नहीं लगता है कि यदि कांग्रेस कल राहुल गांधी को नेतृत्व क्या कहते हैं कि सौंपे तो उसमें कोई किसी को आपत्ति होनी चाहिए। आपके अब अपनी पार्टी में ही अब आपके बेटे चिराग पासवान काफी उभर कर आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अगर लालू जी की तरफ से तेजस्वी आगे आ रहे हैं आपके यहाँ से चिराग, कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ से ऐसा हुआ कि हमारी बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो जगह जगह से आने लगे, सब जगह से। तो एक आज तक वालों ने कह दिया कि जरा साथ नहीं आप जा रहे हैं तो चिराग को भेज दीजिए। तो चिराग को क्या कहते हैं, चिराग को हमने कहा चले जाओ। वहाँ जो इसका परफॉर्मेंस हुआ तो एक दिन में 4 बार क्या कहते हैं कि उन्होंने जैसे हैं कि उसको जो है वो रखा, बैठाया। फिर उसके बाद NDTV हो, ABP हो या टाइम्स नाउ हो या इंडिया न्यूज हो, आज तक हो, सब ने जो है, फिर बिहार में जितने चैनल हैं ETV से लेकर के सारे सब ने कहा कि जो नहीं हमको चाहिए चिराग चाहिए। पर आपका क्या मानना है रामविलास जी, क्योंकि हमने देखा कि एक्टिंग में शुरुआत की थी, आपको क्या अच्छा लगा था वो, या ये क्या? देखिए एक बात है, एक्टिंग जो है हमने कभी अपने बच्चों के ऊपर में, और हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आज के बच्चे आपसे होशियार हैं और दिनों दिन और जनरेशन बढ़ेगा। हमारा बेटा है, उससे उसका बेटा बेटी होगा, वो होशियार होगा। इसलिए आप अपने एज को और इमेज को दोनों के ऊपर में मत थोपो, उनको फ्री अपना निर्णय लेने दो। जब वो गए वहाँ फिल्म में गए, और फिल्म में गया तो ऐसा नहीं हीरो का रोल अदा किया, कोई एक बार में तो हिट करता नहीं है फिल्म में, वहाँ भी स्ट्रगल होता है। और वहाँ ये भी नहीं है कि टाइटल उसने छिपाया, वहाँ भी उसने चिराग पासवान ही नाम रखा। हमें एक बड़ी बात है ना। तो पहला दलित क्या कहते हैं कि यदि एक्टर क्या कहते हैं कि, और एक्टर बना, 3 हीरोइन जो है कंगना रनावत जैसी थी। तो उसके बाद होने के बाद जो है, ये तो पॉलिटिक्स एक नशा है। तो उस समय में भी उसने कहा था कि मेरे तो ब्लड में पॉलिटिक्स है, ये हमारा एक हॉबी था, हम आए हैं। और जब इधर जो है उसको जन समर्थन अब जैसे मिल रहा है, पार्टी में गया, पार्टी ने बना दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हम लोग की इच्छा के खिलाफ में। और जब अब बिहार में या राजस्थान में या पंजाब में सब जगह घूम रहा है, अब लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उसका जो है उत्साह बढ़ रहा है। और आखिरी में ये बात कहना चाहूंगी कि ये जो अध्यादेश की जो पूरी बात हुई और उसको लेकर ही हमने देखा कि तुरंत ही चाहे वो रशीद मसूद हो या लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से अब एक आप लग रहा है कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए अभी पहले तो मानते हैं कि अब हमको तो लगता है कि अब तो खटाई में ही पड़ गया, चूँकि राहुल जी ने जिस तरीके से बम पटक दिया उसके ऊपर में, तो अब तो आज प्राइम मिनिस्टर से उनकी बातचीत क्या कहते हैं कि होगी। तो उनके जो है अध्यादेश के जो है कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी है। पर इससे क्या पूरी राजनीति में कैसे देखते हैं आपकी? नहीं, इससे देखिए राजनीति में इससे ट्रांसपेरेंसी की जो बात करते हैं, हमको ज्यादा नहीं, देखिए कॉन्स्पिरेसी की बात तो लोग उस पर नहीं करते हैं, जजेस के खिलाफ में तो कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो नहीं, पारदर्शिता, देखिए पारदर्शिता तो तभी आ सकती है कि जब कि आप जगत की मतलब उसको जड़ से इस तरह के कानून बनते रहे हैं, बनते रहेंगे। अभी भी कोई आदमी कन्विक्टेड है तो नॉमिनेशन तो नहीं कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकता है जो जिससे कानून जो है। तो इसलिए जो है इसके लिए एक समाज में जागृति लानी पड़ेगी। जो वोटर्स हैं उनको स्वयं सोचना पड़ेगा। जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जनता को ये भी अधिकार रहेगा कि कोई राइट टू रिजेक्ट, कि किसी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसा लगता है ये? ठीक है, देखिए अब उसमें भी 2 चीज़ है। राइट टू रिजेक्ट का मतलब क्या, जिसको नहीं वोट देना होता है नहीं जाता है, तो आप जा करके बटन दबाइए कि हम किसी को वोट देना नहीं चाहते हैं, या घर में रह करके आप कह दीजिए कि हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये सारा का सारा इवोल्यूशन है। ये जो हमारा जो हजारों साल का जो मानसिकता रहा है, हम भरे कहें कि हमारा देश सोने का चिड़िया का देश था और हम इतना ही थे, लेकिन जो हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, धीरे धीरे जकड़न जो रही है, चाहे जातिवाद का हो, रिलीजन के नाम पर हो, ये सारा का सारा धीरे धीरे जकड़न टूट रहा है। ये बहुत आपने अच्छी बात कही, और हम शायद हमारे पास और ज़्यादा समय होता तो आपसे बहुत सारी बातें हम कर पाते, क्योंकि इतना अनुभव आपका रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामविलास पासवान जी, जिस तरह से आपने हमसे बात की, और आगे भी आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे राजनीति की। So this was Mr. Ramvilas Paswan, and we hope that you liked watching this edition of The Quest. We'll continue to provide new faces for you in this program, but right now, thank you for watching. Namaskar, bye.